जेफरी का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था। डेबरा ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, यह याद करते हुए कि वाइल्ड एक बेहद क्रूर इंसान था। आवाज ने पूछा, क्या वह, जो रोजाना यातना और हत्या से जुड़े तरह तरह के काम करता है, इस खूनी मंजर से डर गया होगा? लड़की ने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनजान व्यक्ति ने काम पर वापस लौटने का प्रस्ताव रखा और कहा, हमारे पास अप्रत्याशित ट्रॉफियां हैं। लड़की एक पैर से दूसरे पैर पर हिलती रही और बोली, अब कम से कम हमें हेलिक्स की लाश ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके सिर के ऊपर वाले द्वार से एक राक्षस प्रकट हुआ। उस प्राणी ने संकेत दिया कि दुश्मन ने लाश को बलि के रूप में इस्तेमाल किया है और चेतावनी दी, बुलाया गया प्राणी बेहद खतरनाक है क्योंकि उसका स्तर विनाशकारी से भी ज्यादा है। डेब्रा ने नाराजगी से आंखें सिकोड़ लीं। परछाई ने बताया, वीडियो प्रसारित हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद संगठन उस वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए लोगों को भेजेगा। फिर अधीनस्थ को मुख्य कार्य पर लौटने को कहा। डेब्रा काले द्रव में बदल गई। लाल आंखों वाली परछाई ने दूसरी ओर देखा और कहा, वाइल्ड को जल्द ही अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह अंधेरा समूह रेंगकर चला गया। वाइल्ड ने मेज पर हाथ रखा और देरी के लिए माफी मांगी। हाथ उठाकर लिन ने जवाब दिया, सब ठीक है। फिर पूछा, अनुष्ठान कैसा चल रहा है? खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपके निर्देशों की बदौलत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उसने मिस्टर लिन को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। गरम चाय भाप छोड़ रही थी। वाइल्ड ने इस शिक्षा को फैलाने का वादा किया और कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अद्भुत दिव्य पुस्तक के बारे में पता होना चाहिए। लड़की प्याले के किनारे पहुंची और झड़ चाय में डाल दिया। लाल तरल चाय में घुल गया। परछाई मुस्कुराई और सोचा, वह कामयाब हो गई। पानी के नीचे से उन्हें देखते हुए लड़की को एहसास हुआ कि प्रलय की आवाज एक वास्तविक नाइटमेयर थी। विनाशकारी स्तर का कोई भी जादूगर उसका विरोध नहीं कर पाएगा। उसे आश्चर्य हुआ, वाइल्ड ने इतनी मूल्यवान प्रति बलिदान करने की हिम्मत कैसे की? डेब्रा ने मुस्कुराते हुए फैसला किया, अब मुझे बस उसकी पीड़ा देखनी है। उसे एहसास हुआ कि यह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि देवता भी उसकी मदद नहीं कर सकते। लिन ने अपने साथी से ऐसी औपचारिकता न करने को कहा और सोचा, वाइल्ड, हालांकि वह मेरी चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, फिर भी खुद को बेहतर बना रहा है। अचानक उसने बगल की ओर देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। लिन ने वाइल्ड की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम अब भी उस खूनी दावत की बात पर लौटने के बारे में सोच रहे हो? वाइल्ड ने आश्चर्य से मुंह खोला, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लिन ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है। मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। लिन ने किस्मत का सिक्का निकाला और मुस्कुराते हुए बताया, इसके दोनों पहलू शुभ और अशुभ का प्रतीक है। फिर सुझाव दिया, इससे परखें कि वहां जाना सार्थक है या नहीं। जादूगर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाइल्ड ने सीने पर हाथ रखा और सोचा, क्या यही भाग्य का पौराणिक सिक्का है? लिन ने बदनीयती से मुस्कुराया। उसने सिक्का हवा में उछाल दिया। उसके सुनहरे किनारे रोशनी में चमक रहे थे। मग के पास खड़ी परछाई ने डर के मारे आंखें चौड़ी कर लीं। सिक्के पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। डेबरा सोच रही थी, आखिर ये क्या है? उसने देखा कि सिक्के पर जो लिखा था वो एक पुतली जैसा था और वो खुद एक आंख जैसी लग रही थी जो अचानक जिंदा हो गई हो। पुतली में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। लड़की को लगा जैसे कोई रहस्यमयी चीज उसे देख रही हो, मानो किसी बेढंगे हाथ ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। सैकड़ों हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। लड़की को लग रहा था कि उसकी आत्मा भारी दबाव और घोर आतंक से जकड़ी हुई है। उसकी सारी प्रवृत्तियां चीख रही थीं। एक विशालकाय राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। उसे चेतावनी दी, यहां से चले जाओ क्योंकि एक गंभीर खतरा निकट आ रहा है। डेबरा ने डर के मारे अपना मुंह खोला। उसे एहसास हुआ, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिक्का कप के किनारे पर गिरा। उसके दबाव से मग की दीवार टूट गई। वह कई टुकड़ों में टूट गया और सारी चाय बिखर गई। डेबरा उसमें डूबने लगी। उसका शरीर टुकड़े समय ही टुकड़ों में बिखर गया। काले धुएं का एक थक्का दिखाई दिया। अगर वह लड़की सचमुच एक छाया प्राणी होती तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका शरीर चाय में घुल रहा था। अगर लड़की इंसान होती
तो जहर सिर्फ उसके दिमाग को जहरीला कर देता, उसके शरीर के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वह डूबती रही, एक कृत्रिम प्राणी जिसके शरीर का हर अंग एक पूर्ण विकसित विचार अंग था। उसका शरीर एक निराकार पिंड में बदल गया, कटे हुए अंग गुमनामी में खो गए। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। डेबरा घुलने लगी, खुद को अवशोषित करने लगी और फिर से बनने लगी, जब तक कि वह एक बंद लूप में नहीं बदल गई जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लाल आंख चमक उठी। उसका मालिक कभी भी मृत्यु नामक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक तेज रोशनी ने उसको रोशन कर दिया। छाया प्राणी ने पीछे मुड़कर देखा। जब वैज्ञानिक नए समूह पर रिपोर्ट देने के लिए कार्यालय में दाखिल हुआ तो उसका शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा। उसके अधीनस्थों को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। छाया प्राणी ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसके चारों ओर दर्जनों आंखें उसे घूर रही थीं। डर के मारे उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, इस हमले का कारण क्या है? उसके साथी ने अपने साथी से उसके पास न आने को कहा और बताया, यह प्रलय की आवाज का नतीजा है। राक्षस काली ऊर्जा के थक्के में बदल गया। वैज्ञानिक ने पूछा, क्या छाया कृमि ने हमें धोखा दिया है? उसके दोस्त ने जवाब दिया, मिशन पर जाने वालों की नसें बॉस से जुड़ी होती हैं। अगर कोई संगठन को धोखा देता है तो यह बस कनेक्शन तोड़ देता है और उसे मार देता है। बदमाश का हाथ ऐंठ गया। वैज्ञानिक ने दावा किया, किसी ने हमारे खिलाफ हमारे तरीकों का इस्तेमाल किया है और अनुमान लगाया लक्ष्य को एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी का समर्थन प्राप्त था। खून से लथपथ बॉस को छोड़कर संगठन के सदस्य कार्यालय से बाहर भागे और घटना की सूचना अपने मालिक को दी। भाग्य का सिक्का जमीन पर गिरा। वह एक तरफ गिरा और कई बार घूमा। उसके बाद सिक्का अपनी आंख ऊपर करके गिरा। उन दोनों ने उसे तनाव से देखा और चुप रहे। लिन ने आश्चर्य से मुंह खोला और कुछ देर के लिए ठिठक गया। लिन ने अपनी उंगलियां आपस में मिलाईं और सोचा, मैं कैसे चाहता था कि दुर्भाग्य आए और मेरा दोस्त उस खूनी दावत में न मिले। वह उम्मीद करता रहा कि वह नाराज न हो। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। वाइल्ड एक अशुभ ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसको एहसास हुआ सब कुछ बहुत बुरा है। उसने अंदाजा लगाया कि ग्राहक टूटे हुए मग के लिए मुआवजा भी मांगेगा। वाइल्ड ने आंखें सिकोड़ लीं। मग के टुकड़े जमीन पर गिर गए और चाय छलक गई। वाइल्ड ने अपना हाथ चाय की ओर बढ़ाया। वह तुरंत मेज से उछल पड़ा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसे एहसास हुआ कि उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। गिरी हुई चाय उसकी पुतलियों में झलक रही थी। वाइल्ड ने देखा कि साया एक पल के लिए जिंदा हो गया, लेकिन मग टूटते ही तुरंत खामोश हो गया। कमरे के बीचों बीच खड़े होकर उसने सोचा कि बहुत कम अलौकिक प्राणी होते हैं जो चुपचाप उसकी नाक के नीचे प्रकट हो सकते हैं, और उसे एहसास हुआ कि साया प्राणी उनमें से एक थे। अपने बचपन की कल्पना करते हुए हाथ में एक छड़ी लिए वाइल्ड को याद आया कि ये बहुत ही विशिष्ट जीव थे जिन्हें विशेष शिक्षा प्राप्त लोग भी नहीं पहचान पाते थे। उसने शिक्षक के पुस्तक संग्रह में अपनी रुचि के लिए खुद को धन्यवाद देने का फैसला किया। शेल्फ पर रखी किताब कांप उठी। वह एक हरे रंग की आभा में लिपटी हुई थी। उस समय वह लड़का सचमुच अपने गुरु से मान्यता प्राप्त करना और एक उत्कृष्ट जादूगर बनना चाहता था। इसलिए उसने सबसे अलोकप्रिय ज्ञान भी सीख लिया। किताब के पन्ने खुल गए। छाया जगत के बारे में जानकारी पाकर वह युवक मुस्कुराया। एक विशाल पुस्तक पर खड़े होकर दानव के शिष्य ने पढ़ा कि वास्तविकता और स्वप्न लोक के संगम पर एक विशेष स्थान मौजूद है। उसे एहसास हुआ कि वह छाया लोक को खोल तो सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी अंदर जाकर उसका अध्ययन करने का कोई रास्ता नहीं था। युवा जादूगर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सोच रहा था कि कोई छाया प्राणी को क्यों बुलाना चाहेगा। उसने गारगोयल बनाने का काम फिर से शुरू करने का फैसला किया। वाइल्ड हैरानी से चाय को घूर रहा था और उसने देखा कि ईथर के कंपन में किसी प्रकार का जहर था। अपना प्रतिबिंब देखकर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी ने चाय में जहर मिलाने के लिए उस छाया प्राणी का इस्तेमाल किया है। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भाग्यशाली है कि मिस्टर लिन उससे मिलने आया था। वाइल्ड ने ऊपर देखा और मान लिया कि बॉस लिन को सब कुछ पहले से पता था। लिन अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसने खुद उसे इस बलि की रस्म को सही तरीके से करने का तरीका बताया था।
उसने सोचा कि देवता भी इतने दयालु और उदार नहीं होते। खुद को और लिन को मूर्तियों की तरह कल्पना करते हुए उसको एहसास हुआ कि उसके सामने एकमात्र ईश्वर ही है जिसकी वह सेवा कर सकता है और उसका सच्चा उद्धार है। उसने सोचा कि उसकी सेवा कर पाना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भावनाओं से कांपते हुए उसने मन ही मन उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। उसे सबसे उत्कृष्ट प्राणी बताया जो निश्चित रूप से उसकी भावनाओं को समझता है। लिन डर के मारे मुंह फेर लिया और यह मान लिया कि यह प्याला बहुत महंगा है, विली मुआवजा मांगेगा जिसके लिए उसे अपनी कई किताबें बेचनी पड़ेंगी। वाइल्ड दूसरी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि उसे छाया लोक और वास्तविक दुनिया के अलग होने से क्या परेशानी हो रही है। उसने मेज से टपकती चाय को देखा और सोचा कि एक छाया प्राणी चाय में मौजूद जहर से कैसे प्रभावित हो सकता है। खून की हल्की सी गंध सूंघते ही उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि छाया प्राणी छाया से ही बनते हैं। उनके पास जीतने के लिए अपना कोई मांस नहीं होता। फिर खून की दुर्गंध कैसे हो सकती है? वाइल्ड आश्चर्य से देखता रह गया, यह सोचकर कि इसका कोई मतलब नहीं है। वह सोच रहा था कि क्या किसी ने छाया जीवों के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल आनुवंशिक प्रयोग करने के लिए किया होगा। चिमेरा जैसे जानवर की कल्पना करते हुए वाइल्ड को याद आया कि उसने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया था क्योंकि वह जानता था कि ऐसे जीव को बनाने की प्रक्रिया कितनी खतरनाक और क्रूर हो सकती है। उसने निष्कर्ष निकाला कि इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। चश्मे वाले आदमी की कल्पना करते हुए उसने सोचा कि जिसने भी इस जीव को बनाया है उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। उसने सोचा कि ऐसे प्रयोग में परिणामी उत्पाद कैसे एक अल्प जीवन काल वाला उपभोग्य बन जाता है। वाइल्ड मुस्कुराया और उसे एहसास हुआ कि यह वाकई एक अच्छा विचार था, खासकर हत्याओं के लिए। अगर ऐसे जीवों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके तो उनकी प्रभावशीलता भयानक होगी। परिणाम स्वरूप नमूने तड़प तड़प कर मर गए। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि क्या यह संभव है कि अलौकिक जीवों की अस्पष्टीकृत हत्याएं इन छाया जीवों का काम थीं? उसे समझ में आया कि जहर इतना प्रभावी क्यों था। उसकी छाया एक अजीब छवि में बदल गई। वाइल्ड ने फैसला किया कि यही तथाकथित छाया हथियारों का असली स्वरूप है। वाइल्ड ने चाकू निकाला। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और नीचे उकड़ू बैठ गया। चाकू की धार टी शर्ट से टकराई। उसकी नसों में ईथर बह रहा था। अनुष्ठानिक चाकू जादूगरों के लिए एक आवश्यक उपकरण होते हैं और विषयों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। वाइल्ड की आंखें चमक उठीं। काले तरल के एक कुंड में बैठे बैठे उसको एहसास हुआ कि यह प्रलय की आवाज थी। वाइल्ड ने अपने मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े होने की कल्पना की और याद आया कि जादूगर अक्सर अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उनका दिमाग ज्यादातर जीवों से कई गुना तेज और संवेदनशील हो जाता था। आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर प्रलय की आवाज जादूगर को छू जाती तो इसका मतलब आसन्न मृत्यु होती। उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती। दांत पीसते हुए वाइल्ड ने सोचा कि यह बहुत क्रूर है। उसने सोचा कि कोई तो उसे दर्दनाक मौत मरवाना चाहता था। उसने जोसेफ की कल्पना की जो अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसने यह मान लिया कि खुफिया प्रमुख ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा और न ही कभी ऐसा क्रूर तरीका अपनाया होगा। मर्फी के शरीर में जंजीरें लिपटी देखकर वाइल्ड को एहसास हुआ कि इसका एकमात्र संभावित कारण उसकी योजनाएं खुमाना हो सकती हैं, जिनके कारण हेलिक्स सफेद भेड़िया और लाल धर्म को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया क्योंकि इन समूहों के जीवित सदस्य ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। खूनी दावत का प्रतीक उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ। उसने सोचा कि ऐसी घटनाओं की लगातार घटनाओं को देखते हुए जरूर कोई कुशल कठपुतली कलाकार इसके पीछे छिपा है। दांत पीसते हुए उसको एहसास हुआ कि उसे खलनायक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने निष्कर्ष निकाला कि छाया हत्यारे को भाग्य के सिक्के ने नाकाम कर दिया था। डेबोरा का शरीर सतह पर तैरने लगा। वाइल्ड को एहसास हुआ कि हमलावर खुद प्रलय की आवाज के प्रभाव में आ गया था और संभवतः पागल हो गया था। चाकू की नोक से चाय टपक रही थी। वह ये मान रहा था कि चूंकि बॉस लिन ने सब कुछ इसी तरह पेश किया था, इसीलिए उसे लगता है कि उस छाया प्राणी से पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है। वह स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रख रहा था। लिन चुपचाप मेज पर बैठ गए। उसने आंखें बंद कर लीं और सोचा कि जो हुआ
वह निश्चित रूप से उसकी गलती नहीं थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिक्का सीधे कप में गिरेगा और वह इतना नाजुक होगा। लिन को याद आया कि कैसे उसने सिक्का उछाला था और चाहता था कि दुर्भाग्य गिर जाए ताकि उसका ग्राहक कहीं ना जाए। लिन का मुंह डर के मारे खुला का खुला रह गया क्योंकि सिक्का सही जगह पर गिरा, लेकिन कप से टकराया, जिससे उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसके पसीने छूट गए क्योंकि वह कप टूटने से बहुत शर्मिंदा था। वाइल्ड की ओर मुड़ते हुए लिन को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसके हाव भाव नहीं समझ पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह उसे पकड़कर न मार दे या फिर उसे कुछ समय के लिए मून को नौकरी पर रखना पड़े। मून अचानक सिहर उठी। लिन ने अपनी मुट्ठी मुंह पर रखी और खांसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह महज एक संयोग था, और पूछा, किसी ने कैसे सोचा होगा कि सिक्का इतना सटीक होगा? लिन अपनी कुर्सी से उठा और विली के पास गया। उसने सिक्का उठाया और सुझाव दिया, हम इस परिणाम को न गिने और दोबारा कोशिश करें। वाइल्ड ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लिन ने नीचे देखा और बताया, जोसेफ को 52वीं स्ट्रीट पर उसके निशान मिल गए हैं और अब वह उसे ढूंढ रहा है। क्या वह अब भी उससे छिपता रहेगा? लिन ने सिक्का पोंछा और सुझाव दिया, किसी पुराने दोस्त के बारे में जानकारी ज्यादा दिलचस्प होगी और टूटे हुए मग से उसका ध्यान भटका देगी। वाइल्ड ने होंठ चाटे और कहा, उसने बहुत दिनों से यह नाम नहीं सुना। उसने चाकू में अपना अक्स देखा और बताया, वह उससे छिपा नहीं था, बस थोड़ा व्यस्त था। वह मुस्कुराया और बोला, अभी उनके मिलने का समय नहीं हुआ है। उसने वादा किया वे बाद में मिलेंगे और मामला सुलझा लेंगे। लिन ने नजरें फेर लीं और यह निष्कर्ष निकाला कि उसका ग्राहक अभी भी अपने दोस्त से नाराज है। उसने यह भी कहा, उनके बीच जो कुछ हुआ उससे उसे बहुत दुख पहुंचा है। लिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और विषय बदलने पर खुश हुआ। उसने गिरी हुई चाय पहुंच दी। लिन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, इतने साल बीत गए हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भुला देना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज खुश रहना है। वाइल्ड खड़ा हो गया और उसकी बात से सहमत हो गया। लिन की ओर देखते हुए वाइल्ड ने समझाया, जब तक जोसेफ उसे ढूंढ नहीं लेता वह उसे ढूंढने की पहल नहीं करेगा। उसने आगे कहा, अगर वह आ गया तो वह यूं ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। जादुई तलवार की कल्पना करते हुए उसको एहसास हुआ कि किताबों की दुकान का मालिक एक ग्राहक को खोना नहीं चाहता। उसने अंदाजा लगाया कि कैंडेल की आत्मा को जोसेफ की शापित तलवार ने बुलाया होगा। वाइल्ड ने आंखें सिकोड़ लीं और सोचा, ट्रिगर क्या नहीं था। अपने सामने कमांडर की कल्पना करते हुए उसको याद आया कि गुप्त मीनार को उसके निशान पहले ही मिल चुके थे। उसने निष्कर्ष निकाला, वे जल्द ही मिलेंगे। लिन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि दो पुराने दोस्तों के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई है उसे चंद शब्दों से सुलझाया नहीं जा सकता। उसने अपने होठों के कोने नीचे किए और पूछा, वह 52वीं स्ट्रीट पर क्या कर रहा है? जब वाइल्ड ने मेज पर जोर से हाथ पटका तो वह डर के मारे कांप उठा। उसने मुंह खोला और इतनी देर इंतजार करवाने के लिए माफी मांगी। हाथ हिलाते हुए वाइल्ड ने अपने काम के नतीजे तुरंत दिखाने का वादा किया और निश्चय किया, बॉस लिन निराश नहीं होगा। उन्होंने अपनी निगाहें कमरे के दूर वाले कोने पर टिका दी। दरवाजे के नीचे की दरार में एक बत्ती जल रही थी और चारों ओर अशुभ ऊर्जा का एक समूह था। परछाई से कुछ बाहर निकला। कमरे के बीचों बीच चमकती आंखों वाला एक विशाल भेड़िया प्रकट हुआ। खून के प्यासे शिकारी ने अपने दांत भींच लिए। उसने जंजीर को तर दी। खंभे नीचे से ढह रहे थे। भेड़िया मलबे के बीच खड़ा था, अपने मुंह से भाप छोड़ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और गुर्राया। दरवाजे से काली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। दरवाजे के पीछे से भयानक आवाजें सुनकर लिन पलटा और इन घरघराहटों और गुर्राहटों से उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने भौहें चढ़ाईं और सोचा, ओल्ड विली किस तरह के दिव्य जानवर को छुपा रहा है। भेड़िया आगे बढ़ा। एक भयानक साया उसके सामने प्रकट हुआ। शिकारी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चीख उठा। कमरे का दरवाजा खुला। जानवर ने अपना पंजा जमीन पर पटका। लिन ने चौंक कर अपना मुंह खोल दिया। जानवर की भयावह निगाहें उसकी आंखों में झलक रही थीं। भेड़िया ने अपना मुंह खोला और जोर जोर से सांस लेने लगा। लिन ने उसकी दयालु नीली आंखें देखीं और समझ गया कि यह एक हस्की नस्ल का कुत्ता है, जो सबसे बेवकूफ स्लेज कुत्तों में से एक है। लिन मुस्कुराया और सोचा, यह एक बेवकूफ लेकिन प्यारी नस्ल है।
लेकिन इसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। कुत्ते का मुंह बड़ा था, नुकीले दांत और बड़ी जीभ थी। उसकी लंबी रोएंदार पूंछ इधर उधर हिल रही थी। लिन ने उसकी गोल चमकती आंखों को देखा और निश्चय किया कि उसके चेहरे का यह मूर्खतापूर्ण भाव उसके मजाकिया स्वभाव का परिचय दे रहा है। भेड़िया ने मुस्कुराते हुए साय को देखा। लिन ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई उच्च स्तरीय पौराणिक प्राणी है, क्योंकि यह एक साधारण हस्की से दुगुना बड़ा था और एक खूंखार भेड़िए जैसा दिखता था। लिन ने कुत्ते से परिचय कराया और याद दिलाया, साइबेरियन हस्की एक प्राचीन नस्ल का कुत्ता है जिसकी वंशावली भेड़ियों के करीब है और फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी अक्सर भेड़ियों का किरदार निभाया जाता है। लिन ने अपना हाथ उठाकर कुत्ते के ऊर्जावान स्वभाव को देखा और पूछा, क्या विली ने इसे 52वीं स्ट्रीट पर खरीदा था? अपनी छाती पर हाथ रखकर वाइल्ड ने इसकी पुष्टि की और बताया, हाँ, उसका दोस्त खुश है। बगल की ओर देखते हुए उसको एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति को और भी ज्यादा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उसके बहुत करीब था। वाइल्ड ने देखा कि कैसे यह सुंदर जानवर अंतरिक्ष और समय की एक शक्तिशाली और सघन ऊर्बस ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उसकी परछाई ने अपने दांत दिखाए और विली ने अपने पालतू जानवर की तुलना एक छोटे से ब्लैक होल से की जिसमें अपार शक्ति समाहित थी। हमारा हस्की एक भंवर में डूब गया, सपनों के जानवरों के बीच। स्वर्गीय भेड़िया सबसे क्रूर शिकारियों में से एक था, जिसके साथ वह समय और स्थान में परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता था। वाइल्ड ने उस भयानक राक्षस की कल्पना की और सोचा, उसे अपनी रुचि के किसी भी प्राणी का पता लगाने के लिए आकाश में बस एक हल्का सा कंपन महसूस करने की जरूरत है। लोगों के मुंह डर के मारे खुले रह गए। पीछा तब तक नहीं रुका जब तक शिकार मर नहीं गया या उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल गया। एक विशाल परछाई डालते हुए वाइल्ड ने निष्कर्ष निकाला, यह मेरी सबसे सफल रचना है। हालांकि इस जीव की रचना एक बलि अनुष्ठान के माध्यम से की गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने पालतू जानवर को देखा और मन ही मन उसे एक सच्चा विध्वंसक कहा। काले चेहरे वाले भेड़िए ने एक कदम आगे बढ़कर यह निर्णय लिया कि आकाशीय भेड़िया अभी डिस्ट्रॉयर के पद तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वह बहुत छोटा था और अभी तक अपनी क्षमताओं का पूरी तरह विकास नहीं कर पाया था। वाइल्ड हस्की के पास गया और उसे एहसास हुआ, अगर वह उच्चतर प्राणियों का मांस और रक्त पीता रहा तो अंततः मेरा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। उसने आंखें सिकोड़ लीं और उसे एहसास हुआ कि अब सबसे जरूरी काम उसे आज्ञाकारी बनाना और उसके साथ एक अनुबंध करना है। उसने उसे अपने परिचित में बदलने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वाइल्ड ने अपना हाथ जानवर के फर पर रखा और घोषणा की, अब समर्पण का समय आ गया है। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और अपने शरीर और आत्मा को, जो एक साथ थे, संबोधित किया। एक तेज रोशनी ने कुत्ते के चेहरे को रोशन कर दिया। एक गहरे आभामंडल में लिपटे वाइल्ड ने खुद को बुराई का रचयिता और उसका मार्गदर्शक बताया और शिकारी को आदेश दिया, मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो और अपनी आत्मा मेरे हाथों में सौंप दो। अचानक एक अदृश्य जंजीर ने उन्हें आपस में जोड़ दिया। विली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सोचने लगा, अगर जादू अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था तो यह अनुबंध क्यों किया गया। अपने हाथ को देखते हुए वाइल्ड हैरान था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया था। उसे याद आया कि कैसे शुरुआत में हस्की एक अजीब सी हालत में आ गया था और भोला भाला और बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। बगल की ओर देखते हुए वाइल्ड ने मान लिया, यह सब मिस्टर लिन की वजह से हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब जब अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हो गया है तो वह उसकी हालत पर नजर रख सकता है। हस्की कांप रहा था, उसकी आंखें कांच की तरह चमक रही थीं और उसकी पूंछ हिल रही थी। विली ने निष्कर्ष निकाला, ये सब साफ संकेत हैं कि मेरा पालतू डर गया है। मेज पर बैठा लिन अंधेरे में डूबा हुआ था। काले चेहरे वाले लिन को एहसास हुआ कि स्वप्न लोक का स्वर्गीय भेड़िया उसे देखकर कांप रहा है और वह अपनी जान बचाकर अभी वहां से भागने को तैयार है। लिन की चमकती आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, यह कुत्ता बहुत शरारती है। वाइल्ड ने अपना दिल थाम लिया। सपनों के जानवर को सहलाने के बाद उसने कहा, सब ठीक है, और समझाया उसका मालिक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिन ने मग अपने होठों से लगा लिया। वाइल्ड हैरान था कि मिस्टर लिन ने, जो अभी चाय पी रहा था, उस विशालकाय जीव को आदिम आतंक का अनुभव कराया। उसे यकीन हो गया
बॉस लिन इस दुनिया में अब तक जितने भी लोग रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। लिन ने मग नीचे किया और राहत की सांस ली। वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और खुश हुआ। मेरा ग्राहक 52वीं स्ट्रीट पर एक आवारा कुत्ते को लेने आया था। वह जानता था कि इतना ईमानदार आदमी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं हो सकता। बारिश में बाहर बैठे कुत्ते की कल्पना करके लिन ने अनुमान लगाया, विस्फोट के बाद उसका असली मालिक अब उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, किसी भाग्यशाली संयोग से विली वहां से गुजर नहीं पाया और उसे अपने लिए ले गया। वाइल्ड को लोगों से घिरा हुआ देखकर लिन को एहसास हुआ वह इन अपराधियों को जीवन का सही अर्थ समझाने के लिए इस ब्लड फेस्ट में शामिल हुआ था, और वह खुश था कि उसके अर्थहीन जीवन ने आखिरकार नए रंग भर दिए थे। लिन ने आंखों में आंसू लिए ऊपर देखा। विली को जानवर को गले लगाते देखकर उसने निष्कर्ष निकाला, वह बहुत खुश है। और उसने सोचा, एक पालतू जानवर और नए आदर्शों का होना दूसरी जवानी जैसा है। मेज पर एक खाली प्याला रखा था। लिन को आश्चर्य हुआ, मेरे मुवक्किल को वह मिल गया है जो वह करना चाहता था। उसने अपने दिल के अंधेरे पर विजय पाली है और अपनी दयालुता से लोगों को सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहता है। लिन ने भाग्य का एक सिक्का निकाला। उसे देखकर उसको एहसास हुआ, मैं उसके जीवन में दखल नहीं दे सकता क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और उसे एहसास हुआ आखिरकार उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया है। लिन ने नजरें फेर लीं। वाइल्ड स्वर्गीय भेड़िए को अपनी ओर ले गया। स्वप्न का जानवर कांप उठा और गुर्राने लगा। वाइल्ड ने उसे शांत करने की कोशिश की। लिन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सोच रहा था, क्या वाइल्ड इतने बड़े हस्की के साथ भी उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है? और उसे हैरानी इस बात पर हुई कि वह कुत्ते की बेढंगी और जिद के बावजूद उसे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर हस्की कांप रहा था। उसने यह निष्कर्ष निकाला, फिल्ली हुनर से भरपूर है। और उसने मान लिया, अगर उसे ब्लड फेस्ट का सामना भी करना पड़ा तो भी सब कुछ ठीक ही होगा। कुत्ता आदेश पर जमीन पर लेट गया। जलती आंखों से लिन ने उसे कम से कम एक बार छूना चाहता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। हस्की ने डर कर उसकी तरफ देखा। जब लिन ने उसके सिर पर हाथ रखा तो हस्की की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लिन मुस्कुराया और बोला, उसका नाम बहुत प्यारा है, क्रोधित हस्की का परिचय देते हुए। वाइल्ड ने कहा, ग्रैडी नाम उस पर बहुत झंझता है। और उसे याद आया कैसे उसने कंजूसी के पापी की बलि दी थी, जिसके कारण उसके परिचित को खून की कभी न मिटने वाली प्यास लगी थी। लिन ने शर्मिंदा स्वर्गीय भेड़िए को थपथपाया। वह मुस्कुराया और उसे बहुत आज्ञाकारी कहा। सपनों का जानवर उसकी हर हरकत को खौफ से देख रहा था। आंखें बंद करके लिन ने सोचा, यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा आज्ञाकारी और प्यारा कुत्ता है। और उसने घोषणा की, यह पालतू जानवर की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसे देखकर वाइल्ड ने कहा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। और उसने तय किया, केवल एक बॉस ही ऐसे विनाशकारी स्तर के महान प्राणी को पालतू कहेगा। लिन खिलखिलाकर मुस्कुराया और हस्की की तारीफ की। हस्की ने डर के मारे अपना मुंह खोल दिया। लिन ने हाथ बढ़ाकर उससे पंजा देने को कहा। हस्की बुरी तरह मुस्कुरा रहा था और अपने साथ हुए इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार पर क्रोधित था, और मन ही मन वादा किया, सही समय आने पर वह उसे ढूंढ निकालेगा। हस्की को एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं होने वाला, और उसने अपना पंजा उसके हाथ पर रख दिया। एक तरफ खड़ा विली हैरान था कि सपनों का जानवर एक पालतू कुत्ते में बदल गया था। उसने तय किया, मुख्य बात यह है कि मिस्टर लिन खुश रहे। लिन ने फिर हाथ बढ़ाया और आदेश दोहराया। हस्की ने सिर झुकाकर वैसा ही किया। लिन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और दूसरा पंजा देने को कहा। हस्की ने जीभ बाहर निकाली और आज्ञा का पालन किया। लिन ने हाथ हिलाकर उसे पीठ के बल लेटने का आदेश दिया। हस्की ने तुरंत आदेश का पालन किया। खुशी से लाल होते हुए लिन को खुशी हुई। यह पालतू जानवर इतना स्नेही और आज्ञाकारी है। और उसने निश्चय किया, इससे पहले भी प्रशिक्षित किया गया है और इससे मेरे ग्राहक का काफी समय बचेगा। लिन मुस्कुराया और कुत्ते को बहुत आज्ञाकारी और होशियार बताया। उस पर एक खतरनाक साये की तरह मंडराते हुए उसने अनुमान लगाया, किसी को सचमुच खाना पसंद है, और कहा, मैं सचमुच इस मुलायम और गोल पेट का एक टुकड़ा काटना चाहता हूं। हस्की ने आंसू बहाए और मन ही मन अपने मालिक से मदद मांगी। वाइल्ड ने आंखें बंद कर लीं।
उसने अपनी बाहें आस्तीन में डाल लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ नजर ही ना आया हो। स्वर्गीय भेड़िया डर के मारे उसे घूर रहा था। वाइल्ड ने अपना अंगूठा उठाकर उसे थोड़ी देर और धैर्य रखने को कहा। भेड़िया ने आश्चर्य से अपने कान ऊपर उठा लिए। लिन ने हाथ उठाकर उसे थोड़ा और खेलने के लिए आमंत्रित किया और कहा, मेरी अनोखी तकनीक बिल्लियों और कुत्तों दोनों पर काम करती है। हस्की ने डरकर अपना मुंह खोल दिया। लिन ने उससे कहा, विरोध न कर, क्योंकि तुझे यह जरूर पसंद आएगा। खिड़की के बाहर पंछी आसमान में उड़ गए। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। कुत्ते ने खुशी से जीभ बाहर निकाली। लिन ने अपना माथा पोंछा और सोचा, नुओ जिन में 3 सालों में मैंने कभी किसी को इस तरह दुलार नहीं किया था। आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा, यह कुत्ता इतने बूढ़े आदमी के लिए एक उपयुक्त पालतू जानवर है, और अंदाजा लगाया इसे खाने पर काफी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े कुत्ते को काफी खाने की जरूरत होती है। अचानक लिन ने ऊपर देखा। उसने वाइल्ड की ओर देखा और पूछा, क्या ग्रैडी ने उन शिकारों को खा लिया है? वाइल्ड ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। स्वर्गीय भेड़िए द्वारा मांस के टुकड़े टुकड़े करने की कल्पना करते हुए लिन इस बात से दुखी हुआ। विली ने उसे अकेला छोड़ दिया था और कहा, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। लिन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया जब उसने बताया, मैंने उसे मांस इसीलिए खिलाया क्योंकि वे सबसे कीमती थे। वाइल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बलि असल में स्वप्न पशु के लिए दी गई थी। दूसरे कमरे में जमीन पर लाशें पड़ी थीं। लिन ने अपनी भौहें उठाईं और महसूस किया, विली खुद ही सब कुछ समझ गया है और उसे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लिन ने आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन उसे बहुत समझदार इंसान कहा। वह काला, बिना चेहरे वाला परिचित के सामने संतुष्ट खड़ा था। लिन ने मान लिया, उसने ऐसा फैसला लेने और किसी और की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से पहले इस नस्ल की आदतों का अच्छी तरह अध्ययन किया होगा। लिन ने कुत्ते के गाल पर चुटकी ली और कहा, मुझे चिंता थी कि बूढ़ा विली उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कोई बात नहीं। लिन खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार खून का यह खेल इतना आसान नहीं था। अपना हाथ उठाकर उसने बताया, विली तुम उनका सिर्फ एक पहलू ही जान पाए हो, और कहा, अगर तुम वहां जाओ तो ग्रैडी को भी साथ ले जाओ। वाइल्ड ने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं समझ गया। लिन एक कुर्सी पर बैठ गया और उससे कहा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो अपनी सारी शिकायतें भूलकर जोसेफ से मदद मांगो, क्योंकि खुफिया प्रमुख हाल ही में ब्लड फेस्ट की जांच कर रहा था। की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फुसफुसाकर जोसेफ नाम पुकारा। मेज पर हाथ रखते ही लिन को एहसास हुआ कि उसकी नाराजगी अभी भी गहरी है। उसने सोचा कि उससे यह बात जाहिर कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वे पुराने दोस्त थे। उसने आंखें सिकोड़ लीं और उसे याद आया कि उसे कुछ ऐसे आलसी लोगों ने बुलाया था जो हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। लिन ने जोसेफ का परिचय कराया और यह मान लिया कि उसके साथी को लगा होगा कि यह खूनी खेल इन लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक पिरामिड स्कीम है, लेकिन असल में यह एक खतरनाक आपराधिक संगठन था। याददाश्त में जब विस्फोट हुआ तब क्लाउड एक चट्टान के पीछे बैठा था। लिन को उसके साथ बातचीत के दौरान फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाजें याद आईं और उसने फैसला किया कि यह स्थिति में तनाव के स्तर के बारे में बहुत कुछ कहता है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और निष्कर्ष निकाला कि यह दर्शाता है कि इस संगठन की एक शाखा थी जो नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए खुलेआम काम करती थी, लेकिन वास्तव में यह एक खतरनाक सशस्त्र समूह था। लिन ने आंखें सिकोड़ लीं। किताबों के पन्ने वाइल्ड के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उसने मान लिया कि विली को उसकी भाषाई विशेषज्ञता के कारण ब्लड फेस्ट में दिलचस्पी है और उन्हें एक ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत है जो उस लिखावट को समझ सके या दूसरी भाषाओं का अनुवाद कर सके। ग्रैडी जमीन पर लुढ़क गया। लेन को एहसास हुआ कि अगर यह सच है तो खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहना होगा। ग्रैडी ने अपने मालिक के पैर पर पंजा रखा। वाइल्ड उसके पास बैठ गया और उसे सहलाने लगा। वह तनाव से नीचे देखने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं सब कुछ समझ गया हूं। लिन के सामने खड़े होकर उसने सावधान रहने का वादा किया और सोचा कि बॉस लिन सही कह रहा था कि खतरा हर कदम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। छाया प्राणी की कल्पना करते हुए वाइल्ड को एहसास हुआ
कि ब्लड फेस्ट में प्रवेश करते ही वह उसका निशाना बन गया था। उसने अनुमान लगाया कि यह हेलिक्स के साथ उसके छल के कारण ही हुआ था, जिसके कारण सफेद भेड़िए और ये डीसीयूएलटी के सदस्य एक दूसरे का सफाया कर रहे थे। वाइल्ड ने अलग अलग गुटों के सदस्यों की कल्पना की और अनुमान लगाया कि ब्लड फेस्ट में किसी को शायद ये एहसास हो गया होगा कि उसकी कुछ और ही योजना है और इससे संगठन का अंत हो सकता है। किसी ने उसकी तस्वीर पर छुरा घोंपा था। वाइल्ड को एहसास हुआ कि ये दोनों अनुमान एक दूसरे के विपरीत थे। वह अपने पालतू जानवर के सामने चुपचाप खड़ा रहा, चोगा पहने लोगों की कल्पना करते हुए। वाइल्ड ने सोचा कि ब्लड फेस्ट के अंदर कोई व्यक्ति किसी इकाई को नियंत्रित करने वाला एक सैंपल हो सकता है। उसे याद आया कि जादुई दर्पण के अंडे वाली घटना के बाद यह समूह तेजी से सक्रिय हो गया था। वाइल्ड नजरें फेर कर इस नतीजे पर पहुंचा कि अब जब बॉस लिन ने इसके बारे में बता दिया है तो यह स्पष्ट है कि उसकी धारणाएं सही थीं। लिन अपनी कुर्सी पर बैठा था। वाइल्ड ने अपनी मुट्ठी भींच ली और देखा कि मिस्टर लिन उसे बार बार सावधान रहने की याद दिला रहा था। क्रैडी कांप उठा। वाइल्ड ने सोचा कि उसका दुश्मन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। आज की हत्या की कोशिश आखिरी नहीं होगी, इसलिए या तो उसे अपनी पहचान छुपानी होगी या दुश्मन का आमने सामने सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उसने जोसेफ और उसके शिष्य क्लाउड के खतरनाक रूप की कल्पना की और निश्चय किया कि सीक्रेट टावर इस संगठन के अस्तित्व को लेकर चिंतित है, इसलिए यह एक आदर्श लक्ष्य बन सकती है। वाइल्ड मुस्कुराया और बॉस लिन के संकेत समझ गया। उसने अपना हाथ पानी में डाला और अनुमान लगाया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ब्लड फेस्ट के बिखरते ही वस्त्रधारी लोगों ने मुंह खोलकर देखा। उसने अपने अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह जानकारी सीक्रेट टावर तक पहुंचकर उनके लिए सिरदर्द बन जाएगी। क्लाउड कैरोलिन के पास दौड़ा। वाइल्ड ने उस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया जब दोनों संगठन आपस में भिड़ गए। वह कल्पना कर रहा था कि लोग आपस में कैसे लड़ते हैं और यह जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन है। लिन ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और कुटिलता से मुस्कुराया। वाइल्ड कांप उठा और उसे एहसास हुआ कि यह कपटी योजना, जिसके लिए अविश्वसनीय बुद्धि और चालाकी की जरूरत थी, सिर्फ बॉस लिन के पास ही हो सकती थी। उसने ग्रैडी के सिर पर हाथ रखा और सोचा कि उसकी फोरसाइट और पूरी स्थिति की समझ ने उसे चकित कर दिया है। वाइल्ड ने हस्की को सहलाया और खुश हुआ कि उसे अपनी योजना समझ आ गई। कल्पना करके कि वह और जोसेफ किस तरह बहस कर रहे थे, वाइल्ड को लगा कि अब वह उस आदमी के प्रति अपनी नफरत और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने लिन के कहे अनुसार पुराने दोस्तों की एक बैठक आयोजित करने और अपनी सारी दुश्मनी भुलाने का फैसला किया। हस्की के सिर पर हाथ रखकर उसने लिन की सलाह मानने और बहुत सावधान रहने का वादा किया और कहा, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। लिन मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत बढ़िया है। हाथ उठाकर लड़के ने बताया कि किताबों की दुकान में हाल ही में ज्यादा भीड़ नहीं रही और वह पुराने ग्राहकों को खोना नहीं चाहता। उसने कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। धमकी भरे अंदाज में भौहें चढ़ाते हुए लिन ने कहा, होश में आने के लिए तुम्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मैं अपनी मौत दोबारा नहीं देखना चाहता। वाइल्ड ने सीने पर हाथ रखकर प्रणाम किया। लिन ने एक सिक्का निकाला और कहा, हर बात को इतनी गंभीरता से न ले। उसने सिक्के को ध्यान से देखा। लिन ने उसे मुट्ठी में भींचकर विली को भरोसा दिलाने के लिए उसे फिर से उछालने का फैसला किया और सोचा, क्या एक ही गलती दोबारा भी हो सकती है? मुस्कुराते हुए वाइल्ड ने सहमति जताई। उसने खुद अपनी रगों में खून का ठंडापन महसूस किया। अनुष्ठान के दौरान जब सिक्का वेदी पर रखा गया तो विली को याद आया कि यह एक शक्तिशाली जादू टोना है जो नियति बदल सकता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में अनुयायियों को इकट्ठा करना जरूरी होता है जो देवी से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। पुजारी ने अपनी बाहें फैला दी। कलाकृति को सक्रिय करने के लिए भारी मात्रा में ईथर की आवश्यकता थी, इसीलिए अनुष्ठान के बाद जादूगर बेहद कमजोर अवस्था में आ गए और जीवन मरण के कगार पर भी पहुंच सकते थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। यही वजह थी कि जादुई दुनिया में इस उपकरण का इस्तेमाल करना एक अनपेक्षित वर्जित था। वाइल्ड सोच रहा था, इसका इस्तेमाल इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? जब लिन ने सिक्का उछाला तो वह कांप उठा। उसने अनुमान लगाया
कि यह भाग्य के देवता स्वयं थे, क्योंकि वह इसे दूसरी बार इतनी आसानी से सक्रिय कर पाए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लिन ने हवा में ही सिक्का पकड़ लिया। उसने आंखें सिकोड़ लीं। विली ने उसे सख्ती से देखा। ग्रैडी ने तनाव से भौहें चढ़ाईं। सिक्का हाथ में लिए लिन मुस्कुराया। उसने अपना हाथ खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी है। उसने निष्कर्ष निकाला, सब ठीक हो जाएगा। लिन की परछाइयां हंसने लगीं। उसने वाइल्ड को शुभकामनाएं दी और वादा किया कि अगली बार जब वह दुकान पर आएगा तो वह उसे अपने नए सहायक से मिलवाएगा। पिप्पा दास्टोर ने धूल झाड़ दी। मून ने इधर उधर देखा और कहा, मैंने बड़ा हॉल साफ कर दिया है। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह वहीं जम गई। खाली कुर्सी उसकी आंखों में झलक रही थी। उसे याद आया कि बॉस काम से बाहर गए हैं। सूरज की किरणें कमरे को रोशन कर रही थीं। मून ने देखा कि वहां बहुत सन्नाटा छा गया था। छाती पर हाथ रखकर उसे लगा कि कुछ उसे परेशान कर रहा है। उसने बॉस के जल्दी लौटने की उम्मीद की। शर्मिंदगी से अपना गाल खुजलाते हुए एक लड़की ने अपने दोस्त को उसके ध्यान के लिए धन्यवाद दिया और कहा, हमारे बीच ज्यादा बनती नहीं थी। उस लड़के का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया जब उसकी प्रेमिका ने उसे अलविदा कहा और उम्मीद जताई वह अपने लिए बनी हुई लड़की से मिल पाएगा। जैसे ही रेडियो पर घोषणा हुई, शहर कल वैलेंटाइन डे मनाएगा, ब्राइक घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने सभी को अपने जीवन साथी की तलाश की कामना की। बारिश में घुटनों के बल खड़े होकर ब्राइक ने पूछा, लड़की ने मेरी भावनाओं का जवाब क्यों नहीं दिया? और कहा, उसमें कुछ गड़बड़ है। उसने दांत पीस लिए। फूट फूट कर रोते हुए ब्राइक चिल्लाया, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। और उसने स्वीकार किया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके सिर के ऊपर बिजली चमकी और रेडियो पर एक रोमांटिक गाना बजता रहा। अगली शाम जोड़े द बैचलर नाम के एक बार में इकट्ठा हुए। एक आदमी बार में बैठा बियर पी रहा था। मग मेज पर गिरा। ब्राइक ने आंखें बंद कर लीं और प्रेमी जोड़ों से घिरे होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, क्या उन्हें सचमुच ये बेवकूफ़ी भरी छुट्टी मनानी है और अकेले लोगों को तकलीफ पहुंचानी है? जब ब्राइक ने उससे और बियर मांगी तो वेट्रेस ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली। आंखों में आंसू लिए ब्राइक ने सोचा, यही एक जगह है जहां मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं और अपने घायल दिल को सुकून दे सकता हूं। और वह इस बात से परेशान था, काम के दौरान भी मैं अपना ध्यान नहीं भटका पा रहा हूं। कुछ समय पहले जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे एहसास हुआ, मैंने अपनी आधी मासिक तनख्वाह एक गुलदस्ते पर खर्च कर दी थी। और उसने सोचा, मैं अपना ध्यान भटकाने और कुछ पैसे कमाने के लिए और शिफ्ट ले सकता हूं। ब्राइक ने ऊपर देखा। कैरोलीन क्लाउड के बगल में खड़ी थी, जिसने आखिरकार कागजी कार्रवाई निपटा दी थी। कैरोलीन मुस्कुराया और उसे मसाज देने की पेशकश की। क्लाउड ने जवाब दिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। कैरोलीन शर्मा गई और बोली, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसने हाथ आगे बढ़ा दिए। कैरोलीन क्लाउड के कंधे सहलाते हुए हंसने लगी। उसने आंखें सिकोड़ लीं। उसके हाथ क्लाउड के कॉलर बोन को छूने लगे। क्लाउड बुरी तरह शर्मा गया और उसे कॉलर बोन छूने से मना किया। क्लाउड सहमा हुआ देख रहा था कि उसके सहकर्मी काम के बाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ब्राइक ये देखकर दंग रह गया। वे कितने अच्छे से काम कर रहे हैं और उसे हैरानी हो रही थी। अभी तक मेरा कोई साथी क्यों नहीं है? वेट्रेस बार की तरफ बढ़ी और ब्राइक ने सोचा, मैरी के दिल जीतने के बाद अब मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। और उसने सोचा, इस ठंडी अकेली दुनिया में सिर्फ एक ड्रिंक ही मुझे अंदर से गर्म कर सकती है। ब्राइक ने पीछे मुड़कर देखा और मान लिया, अब मैं कभी प्यार में नहीं पड़ पाऊंगा। एक खूबसूरत वेट्रेस उसके पास से गुजरी। लड़की ने शांति से आगे देखा। ब्राइक शर्मा गया और उसे उसकी खुशबू का एहसास हुआ। तभी एक और वेट्रेस ने उसके सामने बियर का एक नया मग रख दिया। उसकी ब्यूटी को देखकर ब्राइक ने बारटेंडर से पूछा, उसके बारे में और बताओ। आंखें बंद करके बूढ़े आदमी ने बताया, वह हमारी अस्थायी कर्मचारी है और पिछले 2 दिनों में उसके नियमित ग्राहक भी आ गए हैं। सोफी ग्राहकों से बातें कर रही थी। तभी बार कर्मचारी ने उसे बताया, हम तुम्हें स्थायी रूप से नौकरी पर रखना चाहते हैं। लेकिन उसने साफ साफ कह दिया, मैं थोड़ा और पैसा कमाना चाहती हूँ। ब्राइक ने मुस्कुराकर सोचा, उसका नाम किसी सिम्फनी जैसा लग रहा है और सोचा, वैसा यही मेरा मौका है। सोफी पलट गई जब ब्राइक ने उसे आवाज दी। तभी बार में एक धमाका हुआ। ब्राइक ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और पूछा, यह क्या हो रहा है?
किसी ने अपना मुंह करके घोषणा की, आखिरकार मैंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन के लोगों को भगा दिया है। बदमाश बार में घुसा और चिल्लाया, सब लोग बैठ जाएं और अपने सारे गहने व कीमती सामान बैग में रख दें। लोग मदद की भीख मांगते हुए बार के चारों ओर भागने लगे। ब्राइक दांत पीसते हुए सोचने लगा, अब ऐसा क्यों हुआ? खलनायक एक बूढ़ी औरत को हाथ में पकड़े हुए था। पता चला वह एक बहुत ही चालाक अपराधी था जो हमेशा शहर के पिछड़े इलाकों को अपनी हरकतों के लिए चुनता था और लोगों को बंधक बनाता था ताकि पुलिस उसका सामना न कर सके। छाबलिंग ने अपना चश्मा ऊपर कर लिया। छाबलिंग ने वेट्रेस की ड्रेस देखी और हैरान रह गया। मुझे इन झुग्गियों में इतना प्यारा फूल मिल गया। सोफी ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे मुंह खोल दिया। ब्राइक ने नजरें फेर लीं और देखा चोर उसे घूर रहा था। उसने एक ही घूंट में बियर पी ली। ब्राइक ने हाथ उठाकर दुश्मन को रुकने का आदेश दिया। अपनी ओर इशारा करते हुए ब्राइक ने पूछा, क्या ये खलनायक सिर्फ कमजोरों को ही परेशान कर सकता है? और कहा, अगर ऐसा है तो उसे मुझसे निपटना होगा। ब्राइक ने धमकी भरे अंदाज में भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं इस बदमाश को इस औरत पर उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। तभी जबलिंग ने उसके गाल पर हाथ मारा। उसका शरीर एक तरफ उछल गया। सोफी ने उसे आवाज दी, ब्राइक। एक और बारमेट तुरंत गिरे हुए ब्राइक के पास दौड़ी और पूछा, क्या तुम ठीक हो? ऊपर देखते हुए ब्राइक ने जवाब दिया, किया, सब ठीक है। और उसे एहसास हुआ, इसी तरह तो अपराधी मेरी प्रेमिका को छीन लेगा। जबलिंग सोफी के पास गया और बोला, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। ब्राइक को हैरानी हुई, उसे उसका नाम कैसे पता चला? जबलिंग ने आंखें सिकोड़ लीं। सोफी डर से कांप उठी। जमीन पर बैठी उसने उस बदमाश से गुजारिश की, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करो, और वादा किया, अगर तुम बुढ़िया को जाने दो तो मैं तुम्हें अपनी मंजूरी दे दूंगी। आंखों में आंसू भरकर सोफी ने कहा, वरना मैं कभी नहीं मानूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बंधक को रिहा करने के बाद जबलिंग ने कहा, मुझे तुम्हारा किरदार पसंद आया, और उसने उसे अपने घर बुलाया। जबलिंग ने सोफी का हाथ पकड़ लिया। उसे जमीन से उठाकर उसने कहा, तुम वैलेंटाइन डे के लिए एक शानदार तोहफा हो। और पहले उसे छूने का फैसला किया। शर्माते हुए जबलिंग ने कहा, मेरी सभी औरतों में कोई भी इतनी आकर्षक नहीं है, और वादा किया, तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। तभी सोफी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुंह खोला और गहरी सांस ली। सोफी मुस्कुराई और बोली, मैं खुद को ऐसा करने से बड़ी मुश्किल से रोक पा रही हूं। सोफी ने पागलों जैसी नजरों से जबलिंग को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते? जबलिंग ने सदमे से मुंह खोला। सोफी ने तुरंत उसके निचले जबड़े पर लात मारी और चिल्लाई, मर जा। जबलिंग जमीन पर गिर पड़ा। सोफी ने कहा, इसे ले जाया जा सकता है। उसी क्षण सोफी ने अपना विग उतार दिया। बुजुर्ग महिला के बगल में बैठकर क्लाउड, जो गुप्त रूप से सोफी बनकर काम कर रहा था, चिल्लाया, केंद्रीय पुलिस स्टेशन सब कुछ सुलझा लेगा। और उसने उन सभी लोगों से कहा जो प्राथमिक उपचार जानते हैं, पीड़ितों को प्राथमिक उपचार दो। मुंह खोले हुए इंस्पेक्टर ने अपना परिचय दिया और ग्राहकों को आश्वासन दिया, पुलिस स्टेशन सभी नुकसानों की भरपाई करेगा। वेट्रेस ने ब्राइक को उठाने में मदद की तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अधिकारी पहुंचे और जबलिंग को बार से बाहर ले गए। क्लाउड ने ब्राइक को शराब की एक बोतल थमा दी। क्लाउड ने सिर खुजलाते हुए माफी मांगी, तुझे इस मामले में घसीटने के लिए सॉरी, और बताया, बार मालिक ने तुझे आम लोगों के लिए खड़े होने की तेरी इच्छा के लिए धन्यवाद स्वरूप यह बोतल देने को कहा था। बोतल लेते हुए ब्राइक ने कहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, और पूछा, मेरी सहकर्मी वेट्रेस होने का नाटक क्यों कर रही थी? क्लाउड ने सिर पर हाथ रखकर बताया, केंद्रीय पुलिस स्टेशन ने आसपास के कई प्रतिष्ठानों में जहां हमारे आदमी तैनात थे, जबलिंग को पकड़ने के लिए तैनात किए थे। उसने उन घमंडी पुलिस अधिकारियों की कल्पना की जिन्होंने इस मिशन पर जाने से साफ इनकार कर दिया था। सिर झुकाकर क्लाउड ने कहा, एक लीडर के तौर पर मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और उसने स्वीकार किया। इस छवि को बनाए रखना काफी मुश्किल है। क्लाउड ने अपनी हथेलियां जोड़कर ब्राइक से कहा, इसे राज रखना ताकि कोई बेवजह सवाल न करे। ब्राइक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, चिंता मत कर, मैं जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करूंगा। क्लाउड ने कहा,
अगर तुझे मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकता है। ब्राइक ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की। मिशन खत्म हो चुका है। लेकिन क्लाउड ने पीछे मुड़कर देखा तो कैरोलिन दिखाई दी। कैरोलिन मुस्कुराई और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। आंखें बंद करके कैरोलिन ने ब्राइक का अभिवादन किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। अपने साथी की ओर मुड़कर क्लाउड ने उसे अगली बार एक ड्रिंक ऑफर की और कैरोलिन को समझाया, मैंने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया है तो सब ठीक है। वे एक दूसरे के पास गए। लॉजिस्टिक्स कैरोलिन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्लाउड ने जवाब दिया, सब ठीक है, और उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। जब वे दोनों अपने मामलों पर खुशी से चर्चा कर रहे थे तो ब्राइक ने शराब की बोतल खोली। तभी क्लाउड ने इधर उधर देखा और कहा, मुझे तुरंत फोन उठाना है। कैरोलिन ने अपनी टोपी ठीक की। क्लाउड ने बताया, मैंने काम पूरा कर लिया है। कैरोलिन की आंखें निराशा से चौड़ी हो गईं जब जोसेफ ने क्लाउड को अपनी मेज पर वापस आकर ओवरटाइम करने का आदेश दिया। कैरोलिन ने अपने हाथ नीचे कर लिए। क्लाउड ने पूछा, क्या दस्तावेज इंतजार कर सकते हैं? जोसेफ ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा हैं। क्लाउड का हाथ कांपने लगा। जोसेफ ने बताया, आज सबने छुट्टी मांगी है और कल नए केस आएंगे तो मुझे जल्दी जाना होगा। क्लाउड ने सिर खुजलाते हुए कैरोलिन से माफी मांगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कैरोलिन ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, सब ठीक है। वह मुस्कुराई और क्लाउड से बोली, चिंता मत कर, अपना समय बर्बाद मत कर, क्योंकि कमांडर को इंतजार करना पसंद नहीं है। ब्राइक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्लाउड ने वादा किया, अगली बार मैं मीटिंग आयोजित करूंगा, और फिर से माफी मांगी। मीटिंग नहीं हो पाई। ब्राइक का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। शराब की बोतल उसके हाथ में ही फूट गई। ब्राइक अचानक उठा और उनके पास गया। उसने क्लाउड के हाथ से कम्युनिकेटर छीन लिया। फिर उसने एक ही घूंट में शराब पी ली। डिवाइस पर झुककर ब्राइक ने कहा, क्लाउड को जरूरी काम है और वह आज ओवरटाइम नहीं कर सकता, और वादा किया, मैं आकर उसका सारा काम कर दूंगा। फिर उसने कॉल खत्म करने का बटन दबाया। क्लाउड और कैरोलिन उसे डर से देखते रहे। ब्राइक ने आंखें बंद कर लीं और पूछा, काम की वजह से तुम्हें आज की अपनी योजनाएं क्यों छोड़नी पड़ रही हैं? और उन्हें अपने काम पर वापस जाने को कहा, ताकि कोई तुम्हें परेशान न करे। वे दोनों शर्म से लाल हो गए। ब्राइक भाग गया और उनसे अपना गुस्सा अपने तक ही सीमित रखने का आग्रह किया। क्लाउड ने पूछा, क्या तुझे यकीन है कि तू ठीक है? कैरोलिन ने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे और पूछा, क्या तेरे पास कोई योजना है? क्लाउड ने हाथ हिलाकर कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्लाउड ने मुंह बनाकर ब्राइक को इस मौके के लिए धन्यवाद दिया। उसने कैरोलिन का हाथ थाम लिया। कैरोलिन ने मुंह मोड़ लिया और कहा, तेरा काम बेकार नहीं जाना चाहिए। उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्द से जल्द क्लाउड की योजना जानना चाहती थी। क्लाउड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्लाउड ने अपनी छोटी उंगली कैरोलिन के हाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, तेरा पहनावा तुझ पर बहुत जंच रहा है। कैरोलिन ने उसे धन्यवाद दिया। ब्राइक ये सोचकर भाग गया, मैं भी ऐसी ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाना चाहता हूं। ट्रे को अपनी छाती से लगाते हुए वेट्रेस सोच रही थी, क्या ब्राइक के साथ सब ठीक है? और वह इस बात से परेशान थी, हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मुझे घर पर ही सोना पड़ेगा। मून चुपचाप दुकान के बीच में खड़ी होकर दरवाजे की ओर देखने लगी। उसने सीने पर हाथ रखा और सोचा, आज कोई नहीं आएगा। वह एक कदम आगे बढ़ी और सोचा, अब काम खत्म करने का समय हो गया है। वह कुर्सी पर बैठ गई और उसे याद आया कि बॉस के लौटने से पहले उसे अभी भी कुछ काम करना है। मेज पर बैठी मून ने सोचा, मुझे अभी बहुत आगे जाना है और आवश्यक कौशल स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत अध्ययन करना होगा। वह अपने प्रशिक्षण के नवीनतम परिणामों को परखना चाहती थी। वह मेज पर चढ़ गई। उसने एक सोने की तिजोरी निकाली जो झिक्सू ने दी थी। उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर मून को एहसास हुआ कि वह अभी भी समझ नहीं पाई है कि डिब्बे पर लिखे रूनों का क्या मतलब है। उसने सोचा, मैं इसे खुद खोल सकती हूँ क्योंकि मैंने संबंधित सामग्रियों का अध्ययन करने में काफी समय बिताया है। उसकी आंखें चमक उठीं। डिब्बे से सुनहरी जंजीरें फूट पड़ीं। मून ने सिग्नल दबाया। पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बक्से का किनारा चमक उठा। दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बक्सा खुल गया। सभी गुप्त कुंजियां चुन ली गईं। मून का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया।
और उसे एहसास हुआ, मैं कामयाब हो गई हूं। उसने तिजोरी उठाई और जल्दी से बॉस लिन को अपनी कामयाबी के बारे में बताना चाहती थी। आंखें बंद करके उसने उम्मीद की कि बॉस उसके सिर पर थपथपाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। उसने मन ही मन कहा, लिन, जल्दी वापस आ जाओ। मून ने अपनी नजरें नीची कर लीं। अत्यधिक थकान से उसकी आंखें बंद हो गईं। अचानक वह एक बिल्कुल अलग जगह पर जाग उठी। आसमान से कोई उतरा और पूछा, यह सुंदरी कौन है जो अपने कार्यस्थल पर ही सो रही थी? वह पूछा मुस्कुराई। उसकी नाराजगी देखी और पूछा, क्या तुम पकड़े जाने से शर्मिंदा हो या फिर अकेलेपन का एहसास है? वपूसा ने मुंह बनाकर पूछा, क्या तुम्हें अपने बॉस की याद आ रही है? मून ने मुंह फेर लिया और कहा, ऐसा नहीं है। चुड़ैल हैरान थी, इतने अच्छे लोग भी झूठ बोल सकते हैं। मून ने मुंह फेरते हुए अपनी बात दोहराई, ऐसा नहीं है, और पूछा, तुम आज इतने सजे धजे क्यों हो? चुड़ैल ने उसके सीने पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम इस पोशाक की बात कर रही हो? अपना चश्मा ठीक करते हुए उसने बताया, मेरा बॉस क्लास में भी कुछ ऐसा ही पहनता था। उसने पूछा, क्या तुम्हें यह ड्रेस पसंद है? मून ने पूछा, क्या लिन पर यह ड्रेस जंचेगी क्योंकि उसका फिगर ऐसा नहीं है? चुड़ैल ने उंगलियां चटकाईं। अपना हाथ उठाकर उसने बताया, मैंने स्वप्न लोक के इस हिस्से को तुम्हें सौंप दिया है और आगे से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगी। उसके सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ। चुड़ैल ने मून से कहा, तुम झूठे चंद्रमा को मारकर हमारे समझौते को लागू करो और मैं तुम्हें डॉम चर्च के बारे में अपना सारा ज्ञान देने का वादा करती हूं। उसने अपनी उंगली हिलाकर बताया, यह वह धर्म है जिसके नुओजिन के निवासियों में सबसे ज्यादा अनुयायी हैं और जिसके साथ आम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। वपूसा ने उसके सामने एक पदानुक्रम प्रस्तुत किया और कहा, संगठन की संरचना में एक पोप, एक संत, एक प्रेरित, एक प्रचारक, एक पुजारी और पादरी शामिल है। उसने बताया, जैसे जैसे उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है उनका दर्जा कम होता जाता है। चुड़ैल ने एक पैलन की ओर इशारा करते हुए कहा, केवल एक पोप है जिसे दैवज्ञ ने बनाया है। उसने आगे कहा, दो देवता हैं जो चंद्रमा के दोनों पक्षों की तरह दैवज्ञ को सूचना प्रेषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, चंद्रमा के 7 चरणों की तरह 7 प्रेरित भी हैं। उसके मन में हर चरण की एक छवि उभरी। उसने कहा, वे किसी न किसी चीज से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, प्रचारक का कार्य विश्वास का प्रसार करना और लोगों को डॉम चर्च की ओर आकर्षित करना है। मून ने अपनी नीली आंखें चौड़ी कर लीं। पदानुक्रम की ओर इशारा करते हुए वापुसा ने समझाया, ये प्रचारक प्रवासी पादरी थे। उसने पूछा, चर्च के पदानुक्रम में उनका ज्यादा सम्मान क्यों होता है? कुर्सी पर बैठते हुए मून ने जवाब दिया, ये लोग विशेष रूप से मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित थे और इनमें विशेष कौशल वाले अलौकिक प्राणी थे जो आम पादरियों के विपरीत मुख्य रूप से उपचार में माहिर थे। वपुसा ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, यह सच है? मुस्कुराते हुए चुड़ैल ने मून को बहुत होशियार बताया और कहा, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारे बॉस को तुम पर जरूर गर्व होगा। स्मृति में लिन ने हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी सहायक ठीक है। मून ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसने आंखें बंद कर लीं और चुड़ैल की बात से सहमत हो गई। वपुसा ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया। उसने ऊपर देखा और समझाया, अब डॉम चर्च में आस्था पर बल हावी है। मून का मुंह खुला का खुला रह गया जब वापुसा ने कहा, उच्च अधिकारियों के अनुसार पादरी अब किसी काम के नहीं रहे और उन्हें केवल धर्म के प्रचार के लिए ही निर्वासित किया जा सकता है। उसने आगे कहा, उन्हें पादरी और ननों की जरा भी परवाह नहीं है। बॉक्स में एक प्रतीक चिन्ह था। चुड़ैल ने कहा, वे आम लोगों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं और इन्हीं लोगों के लिए उन्हें लड़ने की जरूरत है। लोग जंगल में बने घर पर इकट्ठा हुए। किसी ने घोषणा की, पवित्र जल की बदौलत अब हमारे जंगल बुरी आत्माओं से नहीं भरेंगे। बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए मैरी ने कहा, आत्माओं को बचाना हमारा कर्तव्य है और ये खुश चेहरे ही हमें धन्यवाद देने के लिए काफी होंगे। लड़के ने जोर से कहा, मैं उनकी मदद के लिए पादरी बनना चाहता हूं। मैरी ने आंखें सिकोड़ लीं और हैरान रह गई। इस बच्चे ने पहले से ही भविष्य के लिए इतनी बड़ी योजनाएं बना रखी हैं। वह अनाथ बच्चा शर्म से लाल हो गया। मैरी ने उसे थपथपाया और कहा, भविष्य में यह बात न भूलना।
उसकी ओर झुककर नन ने उसे विचलित करने वाले विचारों को त्यागने और तुच्छ इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया, ताकि तुम हृदय में श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म कर सको। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई संदेह हो तो चांद की पूजा करो। लड़के ने कोशिश करने का वादा किया। डॉम चर्च के सदस्य रास्ते पर चल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अगली बार हमें पादरियों की मदद लेनी पड़ेगी। उसकी सहेली मान गई और बोली, हमें कुछ जवान और सुंदर लड़कों को ढूंढना चाहिए। मैरी ने पूछा, दिखावे और आस्था के बीच क्या संबंध है? एक और नन ने मुस्कुराते हुए पूछा, उस पादरी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? मैरी शर्म से लाल हो गई और बोली, मुझे इस सवाल का कोई मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि हमारे चर्च में संयम की शपथ लेने की जरूरत नहीं होती। उसकी सहकर्मी को याद आया, तुमने गुप्त मीनार के एक कर्मचारी का दिल तोड़ा था। एक घूंसे की आवाज सुनाई दी। आंखें बंद करते हुए गुंबदनुमा चर्च की नन ने अपने दोस्तों को विंसेंट पर ध्यान देने का सुझाव दिया। वह न केवल बहुत संकोची है, बल्कि शिष्ट भी है और उसका विश्वास अडिग है। नीली आंखों वाले विंसेंट का परिचय देते हुए नन ने कहा, उसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी हैं। उसने कहा, भावनाओं के रसातल में डूबने के लिए बस एक बार उनमें झांकना ही काफी है। अपनी तर्जनी उंगली उठाकर मैरी ने याद दिलाया, वह व्यक्ति 40 साल से ज्यादा का है। उसने कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अचानक विंसेंट ने गलती से उसे धक्का दे दिया और माफी मांगी। आंखों पर बंधी पट्टी जमीन पर गिर गई। मैरी ने उसे उठाया और ध्यान भटकने और उस पर ध्यान न देने के लिए माफी मांगी। अचानक उसने डर के मारे अपना मुंह हाथ से ढक लिया। विंसेंट का चेहरा उसके सामने आया, थका हुआ और दाढ़ी से ढका हुआ। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े चोट के निशान थे। विंसेंट ने उन पर पट्टी बांधी और समझाया, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। उसे जाते देख एक नन ने पूछा, उसे क्या हुआ है? महिला ने जवाब दिया, मैंने उसे ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सहकर्मी ने बताया, ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत जरूरी चीज खो दी है और वह बहुत उलझन में है। मैरी ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, यह इतना आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ तो उसके दिमाग को खराब कर रहा है और उसे अपनी आस्था पर शक करवा रहा है। विंसेंट आगे बढ़ा। मैरी ने कहा, हमें उनके संगठन के बारे में बुरा लग रहा है। वह रुक गया। एक कसाक पहने हुए आदमी ने उससे मुलाकात की और बताया, महामहिम ने कृपापूर्वक तुम्हें पाप अस्वीकार के लिए मिलने की अनुमति दी है। विंसेंट मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया। वह ऊपर चला गया। आगे देखते हुए विंसेंट को याद आया, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था। उसे एहसास हुआ, मैं मुक्ति की तलाश में यहाँ लौटा हूँ। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसकी जेब में एक किताब थी। इस चर्च में केवल चंद्रमा का विश्वास ही रह सकता था और सभी विधर्मियों को निष्कासित और नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन पुत्र का धर्म ग्रंथ सुरक्षित और स्वस्थ रहा। विंसेंट ने गहरी सांस ली और विस्मय और प्रशंसा से उसका हृदय धड़क उठा। उसकी आत्मा परस्पर विरोधी भावनाओं से त्रस्त हो गई। वह चर्च में गया और सोचा, मैं सत्य को तभी जान सकता हूं जब मैं किताबों की दुकान के मालिक द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलूं। इस समय लिन सूरजमुखी को देख रहा था और घर नहीं जाना चाहता था। विंसेंट आगे बढ़ा। उसका सहकर्मी उसके आगे चल रहा था। चांदनी की गर्मी महसूस करके विंसेंट का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, मानो किरणें उसके पैरों को जकड़ रही हों। उसको एहसास हुआ कि चांद को देखने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए वह अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध सकता है, जो पहले उसके प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। खिड़की से एक तेज रोशनी आ रही थी। विंसेंट को ऐसा लगा जैसे वे किसी राक्षस के चंगुल में फंस गए हों। वह सोच रहा था कि उनके अनुयायियों को अपने देवता का सम्मान कैसे करना चाहिए, लेकिन उन्हें तो अपने देवता के असली रूप का भी पता नहीं था। इसलिए वे चिंता से बच नहीं पाए। उनके सिर में चांदनी ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि वे चांद की पूजा कर रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं। और वह सोच रहा था, क्या वे निश्चित रूप से यही पूजा कर रहे हैं? अचानक उसकी जेब में रखी किताब चमकने लगी। विंसेंट ने दांत भींच लिए। उसने सिर हिलाया और महसूस किया कि प्रेरित से मिलने से पहले उसे अपने मन को साफ करना होगा और इन ईश निंदा वाले विचारों को दबाना होगा जो खरपतवार की तरह बढ़ रहे थे। विंसेंट ने आंखें सिकोड़ ली। गलियारे से नीचे जाते हुए उसने पूछा, क्या हमें कन्फेशनल में नहीं जाना चाहिए? और उन्होंने देखा कि उस दिशा में सिर्फ एक प्रार्थना घर था। उसका सहकर्मी चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वेदी लड़का मुड़ा और समझाया,
पाप अस्वीकार कथन आम लोगों के पश्चाताप के लिए एक विशेष स्थान है और केवल सत्ताधारी लोग ही ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जो आम आदमी की नज़रों से दूर हों। आगे बढ़ते हुए उसने बताया, दरअसल प्रेरित केवल अलौकिक प्राणियों का ही स्वागत करते थे। बिना मुड़े उसने उससे कहा, इसकी चिंता न करे, क्योंकि अपने वरिष्ठों के सामने पश्चाताप करना पूरी तरह से सामान्य बात है। और कहा, चांद के अनुयायी छोटे मोटे अपराधों के लिए भी पश्चाताप नहीं कर सकते। अचानक वेदी का लड़का रुक गया। उसने इशारा किया और विंसेंट से कहा, वह केवल सच बोले, क्योंकि चांद की निगाह के सामने अपने पापों को छिपाना असंभव है। विंसेंट ने सिर उठाया और चांद से आशीर्वाद मांगा। फिर वह प्रार्थना कक्ष में दाखिल हुआ। उसके सामने तारे के बीच में लड़की खड़ी थी। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उसने हाथ उठाकर विंसेंट का अभिवादन किया। वो थी 7वें जिले का डोम चर्च, चेशायर मून एपोस्टल वेनेसा। उसने विंसेंट को विनम्रता से देखा। चुप कर। विंसेंट ने अपना पाप स्वीकार किया और ऐसा लगा जैसे किसी शांत ऊर्जा ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। विंसेंट ने आंखें सिकोड़ लीं। वेनेसा ने अपने बाल ठीक किए और पूछा, तुम्हारा पाप क्या है? विंसेंट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, किसी भी बात की चिंता न करो। वेनेसा उसकी ओर झुकी और समझाया, अगर तुम सच बोले, सच्चे मन से पश्चाताप करो और अपनी गलतियां सुधारो तो चांद दयालु रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए विंसेंट से कहा, उसकी पूजा और सेवा करो और तब चांद तुम्हें शांति और सुकून देगा और तुम्हें सभी पापों से मुक्त करेगा। विंसेंट का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। ये शब्द उन्हें जाने पहचाने लग रहे थे। वह बेंच पर झुक गया और उसे एहसास हुआ कि ये शब्द उसने पहले भी कहे थे और अब वह खुद को एक श्रोता की भूमिका में पाया। विंसेंट बैठ गया और सोचने लगा कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाकर खेल पर ध्यान कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि किताबों की दुकान वाले ने उसे हिचकिचाने से मना किया था। डर से कांपते हुए उसने सोचा कि उसे तुरंत सारी असामान्य घटनाओं की सूचना देनी चाहिए ताकि किसी को शक न हो। उसने बताया, मुझे हाल ही में बहुत बेचैनी हो रही है। वेनेसा ने मुंह बनाया। अचानक उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और पूछा, इसका क्या मतलब है? विंसेंट ने अपना सिर नीचे किया और बताया, मैं बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और कहा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मुझे आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वेनेसा ने हाथ उठाकर कहा, यह कोई पाप नहीं है। उसने सोचा कि उसे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। विंसेंट ने अपने बाल पकड़े और उससे कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो। उसने सिर नीचे करके कहा, मुझे भी लगा था कि यह ज्यादा चक्कर आने की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। उसकी आंखों के सामने उसकी यादें ताज़ा हो गईं। विंसेंट ने हाथ उठाया और कहा, कुछ और भी जरूरी है। उसने ऊपर देखा। विंसेंट ने मुंह खोलकर कहा, मैंने स्वप्न में चांद देखा है। वेनेसा के चेहरे पर अंधेरा छा गया। भय से उसका चेहरा ठंडे पसीने से भर गया। वेनेसा ने आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। उसने विंसेंट के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने को कहा। वेनेसा उनकी ओर झुकी और पूछा, क्या यह सच है? विंसेंट ने कहा, मुझे यकीन नहीं है। उन्होंने हाथ उठाकर बताया, यह सब एक सपने में हुआ था। उनके हाथ पर एक आंसू गिर पड़ा। उसने अपने सामने एक झील की कल्पना की और कहा, उसके प्रतिबिंब में चांद दिखाई दे रहा है। वेनेसा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। विंसेंट ने हाथ उठाकर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है? वेनेसा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चिंता मत करो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और समझाया, यह बस तुम्हारी कल्पना है, एक भ्रम। वेनेसा ने अपनी उंगली विंसेंट के माथे पर रख दी। उसकी आंखें चमक उठी। वेनेसा ने कहा, तुम्हें असली चांद दिखाई नहीं दे रहा। प्रार्थना घर में एक तेज चमक उठी। विंसेंट के सामने खड़ी होकर वेनेसा ने उससे कहा, बस आराम कर लो। विंसेंट ने उसे हैरानी से देखा। आकाश की धाराएं उसके हृदय में प्रवेश कर गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। वेनेसा, जो आग की लपटों में घिरी हुई थी, ने पूछा,
क्या तुम उन लोगों में शामिल नहीं हो जिन्हें कुछ समय पहले ही चंद्रमा का पवित्र सत्व प्राप्त हुआ था? मुस्कुराते हुए उसने उससे कहा, अगर तुम चिंता से ग्रस्त हो तो इस सत्व का अधिक बार प्रयोग करो, और यह निश्चय है कि तुम पहले ही इसके प्रभाव को महसूस कर चुके हो। वेनेसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे आग्रह किया, चंद्रमा की रक्षा के लिए सार तत्व से मार्गदर्शन मांगो। विंसेंट कांप उठा और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इस समय स्तंभ के पीछे कोई खड़ा था। विंसेंट ने अपना कंधा दबाया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और झुक गया। वेनेसा उसे जाते हुए देखती रही। प्रार्थना गृह के दरवाजे जल्द ही जोर से बंद हो गए। वेनेसा ने अपने होंठ भींच लिए। उसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी से बाहर झांका और अपने अधीनस्थ को आवाज दी। वेनेसा ने उसका सिर उठाया और कहा, विंसेंट के नोट्स लाओ ताकि मैं देख सकूं कि वह हाल ही में क्या कर रहा था। वेदी का लड़का एक लाल तकिया लिए एक ट्रे लाया। उस पर एक बर्फ सफेद मोती रखा था। आसमान में अर्धचंद्र चमक रहा था। विंसेंट खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें खतरनाक थीं। उसने अपना हाथ देखा और निष्कर्ष निकाला कि चर्च के कर्मचारी को कुछ अंदाजा नहीं था। सिर झुकाकर उसने सोचा, चर्च के अंदर भी गपशप अभूतपूर्व गति से फैलती है। उसे नए 7वें प्रेरित की पहचान याद आ गई। वह महिला काली परछाइयों में लिपटी हुई थी। पिछला प्रेरित स्वप्न पिशाचों के आक्रमण से लड़ते हुए मर गया था, इसलिए देवियों और पोप ने उपदेशक को 7वां प्रेरित चुना। वेनेसा मुस्कुराई। उसकी प्रेरणा प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी, क्योंकि वह पिछले प्रेरित की शिष्या थी। उसकी परछाई ने तिरस्कार से आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपनी पूर्ववर्ती की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी जगह ले ली थी और काम शुरू कर दिया था। चर्च के एक पादरी के अनुसार एक प्रकाश का घेरा प्रकट हुआ। यह महिला प्रतिशोधी, कठोर और असहिष्णु थी। वेनेसा ने अपनी बाहें फैलाईं। उसकी दिखावटी कोमलता और आत्मविश्वास अनुयायियों को गुमराह करने के लिए एक दिखावा मात्र था। यह उसकी मौन क्षमता के कारण था, जो लोगों को आराम करने और मन की शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। विंसेंट ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और सोचा, इस शक्ति का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना वाकई कितना डरावना है। उसके मन में एक युद्ध क्षेत्र की छवि उभरी, जिसका शांत क्षेत्र समस्त आकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता था और कमजोर इरादों वाले लोगों को गुलाम बनाकर एक सार्वभौमिक घातक हथियार में बदल सकता था। डर से कांपते हुए विंसेंट ने अनुमान लगाया, अगर वेनेसा को मेरी सच्ची भावनाओं का अंदाजा हो गया तो वह मुझे बंद कर देगी। उसने मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए प्रचारकों को बुलाने का फैसला किया। आंखें सिकोड़ते हुए विंसेंट को याद आया कि वेनेसा ने तो बस उसे दिलासा दिया था और चांद के पवित्र सत्व का सेवन जारी रखने को कहा था। उसे एहसास हुआ, अब भी मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। विंसेंट ने दांत पीसते हुए सोचा, ऐसी प्रतिक्रिया तो समझ में आती है। एक बूंद जमीन पर गिर गई। दीवार से टिककर खड़े हुए उसे एहसास हुआ कि इस सार में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अंदाजा लगाया, इस औरत के तौर तरीकों को देखते हुए मंदिर में ऐसे कई लोग होंगे। उसकी परछाई मुस्कुराई। विंसेंट सोचने लगा, जैसे ही उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, मौन क्षेत्र सक्रिय हो गया था। प्रेरित अभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी जेब में रखी किताब की ऊर्जा बिखेर रही थी। विंसेंट को एहसास हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब उसकी शक्ति मुझे छुएगी तो सूर्य का शास्त्र मुझे पूरी तरह से अपने में समा लेगा। उसे याद आया कि कैसे वह थोड़ी देर की बेहोशी के बाद जल्दी ही होश में आ गया था। विंसेंट ने अपनी छाती पर हाथ रखा और उसे एहसास हुआ, किताबों की दुकान का मालिक सही कह रहा था कि हमें इतने लंबे समय तक धोखा दिया गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और फैसला किया, मैं अपने अतीत और बचपन से चली आ रही आस्था को नहीं त्याग सकता। विंसेंट ने तनाव से भौहें चढ़ाईं और सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसके परिणामों से निपट पाऊंगा? विंसेंट गलियारे से नीचे चला गया। हल्के निशान छोड़ते हुए उसने मट जाने और कल आगे की योजना के बारे में सोचने का फैसला किया। वह खुश था कि वेनेसा ने उस पर शक नहीं किया। वेनेसा ने मोती को छुआ। उसे हाथ में लेकर उसने बताया, विंसेंट की इस सार के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया चंद्रमा के प्रति उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण थी। उसने कहा, हमें ज्यादा सावधान रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को इन विसंगतियों का अंदाजा न हो। वेनेसा ने हाथ हिलाकर
अपने अधीनस्थ को जाने को कहा। मोती चमक रहा था। वैनेसा ने उस पर अपना नाखून फिराया। वह सफेद धुंध में लिपटा हुआ था। ज्यादातर पुजारियों को यह पता ही नहीं था कि उनकी आत्मा का एक अंश पवित्र प्रतीक में बसा है और यह अवशेष उच्च अधिकारियों के नियंत्रण का एक साधन है। प्रतीक धुएं से ढका हुआ था। बपतिस्मा और पवित्र प्रतीक प्राप्त करने के बाद विंसेंट निगरानी में आ जाता है, जहां उसकी इच्छा का एक भी शब्द या कार्य उसके वरिष्ठों की नजर से नहीं बचता। वैनेसा ने ऊपर देखा। उसने हाथ उठाया और उसे याद आया, मंदिर में टोकन ढालने के बाद बचा हुआ मोम रखा होता है। जब वह पिघल जाता है तो पवित्र प्रतीक के नजरिए से देखे गए सभी कार्यों पर नजर रखी जा सकती है। वैनेसा मुस्कुराई और सोचा, चंद्रमा का पवित्र सार ग्रहण करने वाले पुजारियों पर विशेष रूप से कड़ी नजर रखी जाती है। उसने मोती को अपने हाथों में दबा लिया। वैनेसा ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगी। मोती चमकने लगा। उसकी उंगलियों से तेज रोशनी की किरणें गुजर रही थीं। वैनेसा नंगे पांव जमीन पर खड़ी थी। सफेद धुएं की लहरें उसके पैरों को घेरे हुए थीं। उन्होंने आसपास की पूरी जगह को भर दिया। वैनेसा ने अपने हाथ से धुआं झाड़ा। उसके सामने एक अंधेरी खिड़की दिखाई दी। याद आया, टीचर ने विंसेंट के सिर पर हाथ फेरा था। वैनेसा ने हाथ उठाया और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि यहां कुछ भी दिलचस्प नहीं था। उसने तनाव से आंखें सिकोड़ ली। यादें उसके सामने घूम गईं। उनमें से एक में पादरी सामूहिक प्रवचन के दौरान उसके सामने बैठे थे। अचानक उसके विचारों में एक राक्षस प्रकट हुआ। वैनेसा को एहसास हुआ यह भूत प्रेत भगाने का सत्र था। तभी डोम चर्च के सदस्य की मुलाकात अपने वरिष्ठ साथी से हुई। पवित्र पादरी सड़क पर टहल रहे थे। उसके हाथ में प्रार्थनाओं वाला एक वाद्य यंत्र दिखाई दिया। आश्चर्य से मुंह खोले हुए वैनेसा को एहसास हुआ, यह मेरा आखिरी काम था। उसे याद आया कि कैसे दुकान के मालिक ने एक दुष्टात्मा को भगाने का अनुरोध भेजा था। वैनेसा ने मुंह बनाते हुए कहा, इस आदमी ने पड़ोस की दुकान के मालिक को दुष्टात्मा कहा था। उसके सामने एक किताबों की दुकान दिखाई दी, जिसमें पहली नजर में कुछ खास नहीं था। वैनेसा ने हाथ नीचे कर लिए और सोचा, शायद मेरा डर नाकाम हो गया है। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचा, शायद विंसेंट द्वारा चांद का पवित्र सार ज्यादा सोख लेने की एक साधारण शारीरिक प्रतिक्रिया होगी। वैनेसा ने सिगरेट के एक पैकेट की कल्पना की और सोचा, अगर मैं उसे कुछ और बार लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने दूं तो काम चल जाएगा। उसके सामने काली स्थिरता उभर आई। किताबों की दुकान की याद धुंधली हो गई। एक काली परछाई फर्श पर गिर पड़ी। कमरे में अंधेरा छा गया। दर्जनों लाल आंखें लिन की विकृत छवि को घेरे हुए थीं। वैनेसा ने डर के मारे अपना मुंह खोला। उसने दांत पीस लिए और सोचने लगी, यह क्या है? उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस भयानक राक्षस को देखकर वैनेसा को एहसास हुआ, काउंटर के पीछे खड़ा आदमी इंसान ही नहीं था। वैनेसा पीछे हट गई। उस याद को याद करके वह सोच में पड़ गई कि आखिर यहां क्या हो रहा है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक आदमी की आकृति वाला एक काला साया लिन वाली कुर्सी पर बैठा था। वेनेसा की पीठ में जोरदार कंपन दौड़ गया। उसने डर के मारे मुंह खोला। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वेनेसा किताबों की दुकान के मालिक के सामने बैठा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह मुस्कुराई और दांतेदार परछाई से बात करने लगी। काउंटर पर एक गारगोयल रखा था। वेनेसा सोच रही थी कि क्या उसके अधीनस्थ को सचमुच कुछ असामान्य नहीं लगा होगा। मूर्ति की आंखें चमक उठीं। विंसेंट ने स्टैंड को छुआ। वेनेसा डर के मारे कांप उठी और सोचने लगी कि सबसे धीमे व्यक्ति को भी अंदाजा हो गया होगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। उसने उसका हाथ गारगोयल पर रख दिया। वेनेसा को एहसास हुआ कि यह किसी तरह की चेतावनी थी। विंसेंट ने अपना मुंह चौड़ा किया और चीख उठा। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। अपनी सहकर्मी और साये के बीच बातचीत देखकर वेनेसा ने एक दुस्वप्न स्तर के गारगोयल और लोगों को निगलते हुए वासना के बीज को देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण दुकान नहीं बल्कि एक असली राक्षस का अड्डा था। वेनेसा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सोचा कि विंसेंट इन चीजों को साफ साफ पहचान सकता है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और डर के मारे चीख पड़ा। दुकान के मालिक ने ग्राहक को एक नुकीला फूल दिया।
उसकी पागल आंखें चमक उठीं। वैनेसा को एहसास हुआ कि विंसेंट को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके सामने था वह सबसे भयानक था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। दांत पीसते हुए वैनेसा ने सोचा कि अगर वह यह सब देखती रही तो उसकी मौत कैसे होगी, और उसे एहसास हुआ कि वह यहां यूं ही बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती। खुद को गले लगाते हुए वैनेसा ने फैसला किया कि ऐसा नहीं हो सकता और ये किसी तरह का भ्रामक जादू है। उसे एहसास हुआ कि जादू को खत्म करने के लिए उसे बस उस जगह के सारे ईथर को निष्क्रिय करना होगा। उसकी उंगलियों के नीचे से प्रकाश की लहरें निकल रही थीं। किताबों की दुकान में लाल आंखों वाली परछाइयां छा गईं। वे एक तेज चमक से जगमगा उठे। वैनेसा के पीछे एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसके आसपास की दुनिया टूट गई। एक विशालकाय रक्त पिपासु जीव सभा भवन पर टूट पड़ा। उसने अपने चिपचिपे तंतु वैनेसा की ओर तान दिए। वे उसकी बाहों में लिपट गए। उसके पैर थम गए थे। राक्षस ने उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वैनेसा अभी भी किताबों की दुकान में बैठे विंसेंट को देख सकती थी। लिन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तंतुओं ने अपनी लाल आंखें खोलीं। वैनेसा पर एक सफेद धुंध छा गई जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वैनेसा ने मन ही मन मदद मांगी। नायक उसके पास गया। जैसे जैसे वह पास आया, वैनेसा अभेद्य अंधकार में घिर गई, मानो विशाल और निराकार खाई उसे देख रही हो। उसके अंदर अनजान जीवों की भयावह छवियां उभरने लगीं। अंधकार ने चारों ओर सब कुछ निगल लिया। वैनेसा ने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा दिया और सोचने लगी कि ये क्या है। उस तंतु ने उसके मुंह को ढक लिया था। उसने सोचा कि इस आदमी के आगे तो सारे राक्षस तुच्छ हैं, जिन पर ध्यान देने लायक भी नहीं है। अविश्वासी वैनेसा को एहसास हुआ कि अगर चांद का आशीर्वाद न होता तो वह बहुत पहले ही बेहोश होकर पागल हो गई होती। उसे आश्चर्य हुआ कि विंसेंट इस प्राणी से कैसे बात कर सकते हैं। लिन विंसेंट के पास गया, लेकिन वैनेसा उनकी बातें सुन नहीं पा रही थी, मानो कोई अज्ञात शक्ति उसे ये भयानक आवाजें सुनने से रोक रही हो। विंसेंट ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। परछाई ने अपना दांतों वाला मुंह खोला और चीख पड़ी। लिन ने ग्राहक को एक किताब थमा दी। उसके चेहरे पर छाए धुएं के बीच वैनेसा को एहसास हुआ कि उसने इतनी उज्जवल आशा कभी महसूस नहीं की थी। वैनेसा रोने लगी और उसने सोचा कि कम से कम उसे इस किताब का नाम तो पता होना चाहिए। जमीन पर अंधेरा छा गया। तंतु वैनेसा से मुक्त हो गए और हवा में विलीन हो गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने हाथ जमीन पर रख दिए। वैनेसा ने सिर उठाया और महसूस किया कि शक्ति अभी अभी सक्रिय हुई है। उसने उल्टी की इच्छा को दबाने के लिए अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वह चर्च के बीचों बीच पड़ी, डर के मारे कांप रही थी। उसका एक आंसू जमीन पर गिर पड़ा। वैनेसा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जोर जोर से सांस लेने लगी। अपनी ठुड्डी पोंछते हुए उसने उन ईशनिंदा करने वाले जीवों के बारे में सोचा जो उसके शरीर और आत्मा को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे थे, और उसे लगा जैसे वे उसे नियम तोड़ने, आस्था को अपवित्र करने और जितना हो सके उतना नीचे गिरने के लिए उकसा रहे हों। वैनेसा ने एक युवक की कल्पना की जो अपने हाथों में एक किताब लिए हुए था और सोच रही थी कि क्या वह कोई स्वप्न जानवर, कोई प्राचीन राक्षस या कोई दुष्ट देवता है। चांदनी ने पूजा स्थल को रोशन कर दिया। वेनेसा को एहसास हुआ कि अब वह इसके बारे में और नहीं सोच सकती। उसने घुटनों के बल पड़े होकर चांद से प्रार्थना की कि वह उसे शक्ति दे, दया करे और उसकी आत्मा को शुद्ध करे। तेज किरणों ने उसे रोशन कर दिया। वेनेसा ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। कांपते पैरों से खड़े होते हुए उसने अनुमान लगाया कि विंसेंट को सब कुछ पता है और उसे यहां आने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। अपना रुमाल ठीक करते हुए वैनेसा ने अनुमान लगाया कि उसके पास अभी भी वह किताब है, और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी आशा की इस भावना को लेकर बेहद बेचैन है। वह मुस्कुराई और बोली कि उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। उसने हाथ उठाकर चांद की आत्मा से अपने अधीनस्थ को अपने पास लाने का अनुरोध किया। सभा भवन के फर्श पर एक विशाल छाया छा गई। कैमन,
एक कदम आगे बढ़ा। वेनेसा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुंह बनाया। उसने अपना पैर उठाया और घोषणा की कि उनके सहयोगी ने चांद को धोखा दिया है, बुरी शक्तियों ने उसे मोहित कर लिया है, एक दुष्ट देवता से उपहार स्वीकार कर लिया है और उसका सेवक बन गया है। वेनेसा ने चालाकी से आंख मारते हुए कहा कि वह धर्म त्यागियों को इस दुनिया में घूमने नहीं देंगी और अपने अधीनस्थ को, उस गद्दार को मार डालने का आदेश दिया। वेनेसा ने अपना पैर उसके सिर पर रख दिया। वेदी का लड़का उसके सामने निश्चल खड़ा रहा। उसने समझाया कि पुजारी के पास एक किताब जरूर होगी जो दुष्ट देवता ने उसे दी थी और उसने एक सहकर्मी से उसे यहां लाने को कहा। वेनेसा ने आंखें सिकोड़कर उससे कहा कि कोई निशान न छोड़े और सब कुछ जल्दी जल्दी करे। उसने अपने पैर के अंगूठे से उसकी पट्टी हटा दी। वेदी के लड़के ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। वेनेसा ने उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसे इनाम देने का वादा किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने अपने कांपते हाथ ऊपर उठाए और कहा कि वह उसे निराश नहीं करेंगे। उसने वेनेसा के पैर चूमे और कहा कि उसकी सेवा कर पाना उसके लिए बहुत खुशी की बात है। उसके पैरों की उंगलियों पर आंसू बह निकले। लड़के ने अपना सिर झुकाया और समझाया कि उसके चरणों में बैठना और उसकी सेवा करना सबसे बड़ी खुशी है। उसके सामने झुके होकर वेदी के लड़के ने मंदिर के लिए सब कुछ करने का वादा किया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लाल सैंडल के बगल में अनुष्ठानिक चाकू रखा था। प्रार्थना गृह के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वेनेसा ने ऊपर देखा। वह एक कमरे की ओर चली गई। वेनेसा संचार कक्ष के अंदर चली गई। चांदनी वाटर मिरर को रोशन कर रही थी। वेनेसा ने अपना पैर पानी में डुबोया। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी। पानी में उसके पैरों से वृत्त बन गए। वे एक तेज रोशनी से जगमगा उठे। एक बूढ़ा आदमी उस परछाई में प्रकट हुआ और पूछा कि क्या हुआ है। वेनेसा ने उसके सामने हाथ जोड़कर बताया कि कुछ असामान्य हुआ है।